बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कंसेप्ट पाठशाला के यूट्यूब चैनल में। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। देखिए, आप इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो एग्जाम डिफेंस से रिलेटेड हो या फिर वो एग्जाम एसएससी से रिलेटेड हो या फिर वो एग्जाम रेलवे से रिलेटेड हो या फिर वो एग्जाम यूपीएससी से रिलेटेड हो। कहने का सेंस है कि आप इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, वो एग्जाम डिफेंस सेक्टर का हो सकता है, एसएससी सेक्टर का हो सकता है, रेलवे सेक्टर का हो सकता है, यूपीएससी सेक्टर का हो सकता है, मीन्स किसी भी सेक्टर का हो सकता है। लेकिन किसी भी सेक्टर का एग्जाम देने से पहले आपको कुछ मूल बातें पता होनी चाहिए। वो क्या? सबसे पहली और जरूरी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो एग्जाम आप जिसमें बैठने जा रहे हैं, उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कितने सारे फेज आते हैं। सबसे पहली बात, आपको ये बातें एग्जाम देने से पहले और तैयारी करने से पहले ही पता चल जानी चाहिए। इसमें पहली बात ये है कि किसी भी एग्जाम्स का आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में सिलेक्शन प्रोसेस में कितने सारे फेज आते हैं, कितने सारे पड़ाव से हमें गुजरना पड़ता है। यदि ये बात आपको पता चल जाता है तो जो अगला बात आता है वो आता है कि आपको ये पता चल जाना चाहिए कि उस एग्जाम में सिलेबस में क्या है। जब इसका पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उस सिलेबस के अंदर कितने सब्जेक्ट हैं। जब ये पता चल जाए तो अगला प्रश्न आता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आते हैं और इस सब्जेक्ट में किस किस चैप्टर से कितना वेटेज आता है। जब ये सारी बातें पता चल जाए तो आपको अगला बात जो है पता होना चाहिए वो है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में हमें टाइम कितना दिया जाता है। जब यही पता चल जाए तो अगली बात आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना समय दिया जाता है उस एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। मीन्स कि वो एग्जाम का फॉर्म कितने मंथ में, कितने ईयर में, कितने मंथ में आते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपको टाइम ड्यूरेशन का पता होना चाहिए। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं तो आपको इतने सारे बातें कम से कम पता होना ही चाहिए, क्योंकि इससे होगा क्या कि आपकी जो एक तैयारी की जो एक डायरेक्शन है वो एक बहुत सुव्यवस्थित एक अच्छी क्रम में चलने लगेगी। जब आप सभी को इतना बातें पता चल जाए तो फिर हम देखते हैं कि इसको कैसे कवर किया जाए, इसको कैसे पार किया जाए। तो उसी सीरीज में मैं एक क्लास लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि हम मैथ को पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे, क्या तरीका होगा, क्या प्रोसेस होगा इस पूरे जर्नी को कवर करने का। तो इसी बात को लेकर मैं आया हूँ आपके साथ। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैथ के बारे में और यहाँ पे हम मैथ का सिलेबस जानेंगे। देखिए, मैंने मैथ को अपने अकॉर्डिंग, अपने सहूलियत के हिसाब से 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब प्रश्न उठता है कि हमने 4 पार्ट में डिवाइड क्यों कर रखा है।
देखिए मैथ एक तरह का चैन है, इसके चैप्टर आपस में लिंक होते हैं। यदि आप किसी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं तो उससे कुछ जुड़ी हुई बातें होती है, तो इस तरह से एक चैन बन जाता है। तो इसलिए मैंने अपने सहूलियत के हिसाब से इन सारे चैप्टरों को अलग अलग पार्ट में बांट रखा है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसको कवर करने के बाद हमारा अगला चैप्टर होगा लिमिट, और इसी के साथ साथ हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी कवर कर लेंगे। देन हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में अवकलन बोलते हैं। इसको पढ़ने के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा, यानी कि अगला चैप्टर होगा इंटीग्रेशन। इसको कवर करने के बाद हम अगला चैप्टर उठाएंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन, और इसको फिनिश करेंगे। देन हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको पढ़ने के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा, अगला चैप्टर होगा एओडी, जिसका मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और इतना पढ़ने के बाद हमारा जो पार्ट 1 है वो फिनिश हो जाएगा। फिर हम इंटर करेंगे पार्ट 2 में, और इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। देन हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, इसको कवर करने के बाद हम अगला चैप्टर उठाएंगे, वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको पढ़ने के बाद हमारा अगला चैप्टर होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। इसको हम फिनिश करेंगे। इसके बाद हम अगला चैप्टर उठाएंगे, उसका नाम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फिनिश करेंगे। देन हम उठाएंगे लॉगरिथमिक, और इसको फिनिश करेंगे। इसको फिनिश करने के बाद हम अगला चैप्टर उठाएंगे स्टैटिस्टिक, जिसे सांख्यिकी बोलते हैं हिंदी में। और इतना चैप्टर पढ़ने के बाद हमारा पार्ट 2 भी फिनिश हो जाएगा। फिर हम इंटर करेंगे पार्ट 3 की ओर, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा। इसको पढ़ने के बाद हम कॉनिक वाला सेक्शन उठाएंगे और उसको फिनिश करेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्कल, मीन्स ब्रीथ। फिर हम उठाएंगे पैराबोला को और इसको फिनिश करेंगे।
देन हमारा अगला चैप्टर होगा इलिप्स, उसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा हाइपरबोला, और इतना पढ़ने के बाद हमारा कॉनिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम 3D की ओर रुख करेंगे और 3D में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, 3D का इंट्रोडक्शन देखेंगे। और इसी के अंदर हम लाइन, प्लेन, स्फीयर को पढ़ेंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद हमारा अगला चैप्टर होगा वेक्टर। जैसे ये पढ़ लेंगे तो फिर हम अगला चैप्टर उठाएंगे AOI, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसे हम एरिया अंडर कर्व भी बोलते हैं, यानी कि वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हमारा पार्ट 3 भी फिनिश हो जाएगा। अब हम पार्ट 4 में आ जाएंगे और इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सेट, यानी समूचे। फिर हमारा अगला चैप्टर होगा रिलेशन। फिर हमारा अगला चैप्टर होगा फंक्शन। इतना सब कुछ पढ़ लेंगे, देन हम आगे इसके पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम। फिर हमारा आ जाएगा परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, यानी कि P एंड C। इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब होता है प्रायिकता। तो पार्ट 4 के अंदर हम इतने चैप्टर्स को कवर करेंगे और ऐसे हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, यानी हमारा सिलेबस का एक जो मैथ वाला हिस्सा है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे हम कुछ पढ़ेंगे। इसी सीरीज में हम आज सबसे पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को उठा रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके इन सारे चैप्टर्स का नाम नोट कर लेंगे ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या तरीका होने वाला है पढ़ने का। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में इसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। देखिए साथियों, मेरी एक विशेषता है, मैं किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले उसके टॉपिक पहले लिखा देता हूँ। इससे होता क्या है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में एक अच्छी क्लियरिटी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री हमें जो पढ़ना है इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं, तो मैं इन टॉपिक को पहले लिखा देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके फॉर्मूले, क्वाड्रेंट, ट्रिपलेट, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे, जैसे कि वैल्यू ऑफ एनीथिंग। काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे बेसिक के अंदर हम। इसको ख़त्म करने के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा बेसिक
आइडेंटिटी। क्या है ये बेसिक आइडेंटिटी? देखिए, हमारे एग्जाम्स में बात करें एनडीए की, एयरफोर्स की, नेवी की, कोस्ट गार्ड की, हमारे ये जो एग्जाम्स हैं इसके अंदर तकरीबन हर बार ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से एक खास तरह के पैटर्न में क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उन्हीं को हम आइडेंटिटी बनाकर पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या है ये बेसिक आइडेंटिटी। इसको पढ़ने के बाद मैं आपको एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा कंसेप्ट दूंगा जिसका मैंने नाम दिया है बैकबोन कंसेप्ट। इसको कवर करने के बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? हिंदी में से बोलते हैं कोटि पूरक कोण। क्या होता है ये? तो जब हम इसको पढ़ेंगे तब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको पढ़ने के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है ये सप्लीमेंट्री एंगल? हिंदी में इसको बोलते हैं संपूरक कोण। क्या होता है ये? तो जब भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जब भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है उसे हम बोलते हैं संपूरक कोण। वक्त आने पर जब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल से समझाऊंगा मैं इसको। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा 60 डिग्री फॉर्मूले। सिक्सटी डिग्री फार्मूले के अंदर तकरीबन छः फार्मूले आते हैं जिसके ऊपर आधारित हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो इसको भी हम पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा हाफ एंगल फार्मूले। इसको कवर करने के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री एंड वाइस वर्सा। हम कन्वर्जन सीखेंगे क्योंकि कई बार एनडीए में, एयरफोर्स में काफ़ी सिंपल बस कन्वर्जन पे क्वेश्चन उठा दिए गए हैं, तो हम इसको भी सीखेंगे। इसको कवर करने के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। इसको हम कवर करेंगे। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या होता है जनरल सॉल्यूशन। तो आपके बुक्स में सवाल देते हैं साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, ऐसे करके सवाल आते हैं, तो उसी को बोलते हैं
जनरल सोल्यूशन, मतलब इनका सामान्य हल निकाला जाता है। वक्त आने पर इसको हम पढ़ेंगे। तो साथियों, हमारी क्लास कट हो गई थी, अब हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमारी क्लास कट हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देख रहे थे जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, तब तक हमारी क्लास कट हो गई थी। तो हम इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस टॉपिक के बाद जो हमारा टॉपिक होगा, जो हमारा अगला टॉपिक होगा, वो होगा नंबर कंसेप्ट। क्या होता है नंबर कंसेप्ट? देखिए साथियों, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिसका सॉल्यूशन, जिसका आंसर आप इसके जो वैल्यू होते हैं उसका मान रख के आप इसके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी डिग्री का मान ले लेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, आप किसी भी डिग्री का मान लेंगे और उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पुट करेंगे तो आपका सॉल्यूशन, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे सारे सवाल हम नंबर कंसेप्ट में पढ़ेंगे। मैंने इसमें काफ़ी टाइप वाइज बांट के रखे हैं, तो वक्त आने पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इतना टॉपिक हम पढ़ेंगे पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर। तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को कितने डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आप जितने में मैंने टॉपिक लिखा है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर, आप पेन पेपर लेकर नोट डाउन कर लेंगे। अब हम कुछ इसमें प्रीवियस ईयर्स में आए कुछ सवाल देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर का नाम है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, अर्थात त्रिकोणमिति। तो जब भी आप त्रिकोणमिति का नाम सुनते होंगे तो आपके जहन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ट्रायंगल का ख्याल आता होगा। किसका ख्याल आता होगा? ट्रायंगल का। ये एक ट्रायंगल है जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, हिंदी में से समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसका हम कुछ नाम दे देते हैं ABC। इसका ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ये बातें आपको पता होगा। इसे हाइपोटेनियस यानी कर्ण बोलते हैं। अब आप ये बताइए कि इसमें परपेंडिकुलर यानी कि लंब कौन सा है, बेस यानी कि आधार कौन सा है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि AB परपेंडिकुलर है। नहीं साथियों, आप परपेंडिकुलर और बेस यानी कि लंब और आधार तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक आपको ये ना बोला जाए कि आप किस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। यदि मैं आप से यहाँ बोलूँ कि आप एंगल A को, आप एंगल C को कंसीडर करिए, तब उस केस में आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा AB और बेस निकल के आ जाएगा BC। तो हम यहाँ पे कुछ मान ले लेते हैं अपने मन से। लेट से P यहाँ पे 4 है, B यहाँ पे 3 है, तो H 5 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। एक और हम ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। AB का मान है 4, BC का मान है 3, AC का मान है 5। और मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज करूं और बोलूं कि आप एंगल चेंज करिए और एंगल A को कंसीडर करते हुए बताइए, एंगल A को कंसीडर करते हुए बताइए कि आपका परपेंडिकुलर कौन सा है। तो उस केस में आपका परपेंडिकुलर BC आ जाएगा। क्या आ जाएगा? BC। और बेस जो निकल के आएगा वो होगा AB। बेस आ जाएगा AB और परपेंडिकुलर आ जाएगा BC। और हाइपोटेनियस दोनों ही केस में सेम रहेगा। तो यहाँ पे इसको केस 1 लेते हैं, इसको केस 2 लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ गौर करने वाली बात है, वो क्या है? आप केस 1 में एंगल C को कंसीडर करते हुए
P और B बताइए, और केस 2 में एंगल A को कंसिडर करते हुए P और B बताइए। तो आप बोलेंगे कि केस 1 में C को कंसिडर करते हुए हमारा जो P का मान आएगा वो आएगा 4 और B का मान आएगा 3। केस सेकेंड में एंगल A को कंसिडर करते हुए हमारा P का मान आएगा 3 और B का मान आएगा 4। तो आप यहाँ पे गौर करेंगे कि जैसा ही हमने एंगल बदला तो P और B आपस में बदल जाते हैं। P और B आपस में बदल जाते हैं। आप जैसे ही एंगल चेंज करेंगे तो P और B आपस में बदल जाते हैं। तो इस बात को आप नोट में लिखेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ। एंगल चेंज करने से P और B आपस में बदल जाते हैं। H नियत रहता है। आपने देखा कि H दोनों ही केस में सेम था, नियत रहता है। ये काफ़ी काम की नोट है। आप इसको नोट करके लिखेंगे अपने नोटबुक में। अब हम कुछ ट्रिपलेट देखते हैं। ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट किस चिड़िया का नाम है? ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट कुछ नहीं होता है। ट्रिपलेट वो होता है जो P² प्लस B² बराबर H² को सेटिस्फाइड करें, उसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट। और P² प्लस B² बराबर H² को बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? P² प्लस B² बराबर H² को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और जो नंबर इसको सेटिस्फाइड करे, यानी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करे, उसे बोलते हैं ट्रिपलेट। तो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। उसी पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में हमारे। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ ट्रिपलेट, जो कि आप लर्न कर लेंगे। 3, 4, 5। 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 12, 35, 37, 16, 63, 65, 33, 56, 65। और भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, जैसे कि 1, 1√2 √1 माइनस B² B1। और भी काफ़ी ट्रिपलेट है। तो हमें ज़्यादा नहीं याद कर रहे हैं, हमें कुछ ये याद करने हैं। और भी 2-4 हैं जो कि मैं आगे लिखा दूंगा, जो इनको आप याद कर लेंगे। पहला है 3, 4, 5, दूसरा है 5, 12, 13, तीसरा है 7, 24, 25, फिर है 8, 15, 17, 9, 40, 41, 12, 35, 37, 16, 63, 65, 33, 56, 65, 1 √2 √1 माइनस B² B1। आप इसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो एक बात आप याद रखिएगा कि P और B आपस में बदलते हैं। H
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है P और B के आपस में बदलने से, और P और B आपस में बदलते हैं। अब मैं आपको एनडीए के द्वारा पिछले वर्ष में कुछ पूछे गए प्रश्न कराऊंगा। एनडीए एनडीए अप्रैल 1 2018, एनडीए अप्रैल 1 मतलब पहले वाले जो 2 एग्जाम होते हैं ना एनडीए के, तो पहले एग्जाम एनडीए ने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर 3/5 साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर सॉरी, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/5, साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर 5/13। तो 3 क्वेश्चन पूछे थे एनडीए ने A B C करके। पहला पूछा था साइन 2 अल्फा, दूसरा पूछा था cos 2 अल्फा, और तीसरा पूछा था tan 2 अल्फा। तो सॉल्व करते हैं। हम एक काम करेंगे, इसको ऑमलेट कर लेते हैं A और इसको ऑमलेट कर लेते हैं B, और दोनों को सम कर देते हैं A प्लस B। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। और पूछा है साइन, तो यहाँ पे साइन लगा देंगे, सेम यहाँ भी साइन लगा देंगे हम। साइन A प्लस B का मान होता है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। इसका मान होता है साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। अब आप इसको थोड़ा हल करेंगे तो पाएंगे कि बीटा से बीटा कट जाएगा और ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा, और साइन अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 3/5। देखिए साइन बराबर P/H और कॉस बराबर B/H, और मैंने आपको ट्रिपल लिखाया था 3 4 5। तो 3 क्या है यहाँ पे P है, तो जिस और 5 क्या है यहाँ पे H है। तो P 3 है तो B क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और कॉस बराबर होता है B/H 4/5। यहाँ से कॉस निकल के आ जाएगा 4/5, और इसका मान दे रखा है 3/5। अब यहाँ से देखेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये दे रखा है 5/13, और मैंने एक ट्रिपल लिखा था 5 12 13। ये P है, ये B है, ये H है। साइन बराबर होता है P/H, इसको साइन बोलते हैं, और कॉस होता है B/H। तो P है 5, H है 13, तो कॉस में B क्या आ जाएगा 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12/13। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लाइन समझ में आई होगी। एक बार आप देख लीजिए, एक बार इसको यदि समझ में नहीं आए तो आप वीडियो थोड़ा पीछे करिएगा, फिर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। यदि आपको ये लाइन समझ में आ गई तो आप इस सवाल को हल कर लिए। कैसे?
अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12×36/65, ये हो जाएगा 4×5=20/65। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 36 + 20 56/65। तो sin 2 अल्फा का मान निकल के आ जाएगा 56/65। अब उसने पूछा है cos 2 अल्फा का मान, तो cos 2 अल्फा के लिए भी इतना झमेला करना पड़ेगा। चूँकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई बोर्ड के एग्जाम देने जा नहीं रहे हैं, तो हमें फिर से cos 2 पर अल्फा के लिए इतना सब कुछ लंबा करना पड़ेगा, तो आंसर है नहीं। मैंने आपको एक ट्रिपलेट लिखाया था 56 33 33 56 65, और मैंने बताया कि आप इसको आपस में बदल सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 56 33 65। तो यहाँ पे साइन दे रखा है, यानी कि P/H दे रखा है, H ये हो गया, P दे रखा है 56, तो यहाँ से B निकल के आ जाएगा 33। और cos होता क्या है, cos होता है B/H, तो cos 2 अल्फा का मान निकल के आ जाएगा यहाँ से 33/65। cos 2 अल्फा का मान निकल के आ जाएगा 33/65। और जब आपने साइन का मान निकाल लिया, cos का मान निकाल लिया, तो tan का मान निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ से tan 2 अल्फा का मान निकल के आ जाएगा P/B, P हो गया 56 और B हो गया 33, 56/33। और आपने एनडीए के द्वारा पूछे गए तीनों सवालों का आंसर दे दिया मात्र 3 लाइन में। आपने 3 लाइन में सवाल हल किया और बाकी आपने आंसर दे दिया तीनों क्वेश्चन का। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसको रफ करता हूँ। अब सेम इसी पैटर्न पर एनडीए ने नेक्स्ट ईयर एक क्वेश्चन उठाया। क्वेश्चन था, एनडीए ने उठाया था क्वेश्चन 18 अप्रैल 2019 एनडीए के द्वारा क्वेश्चन उठाया गया था। क्वेश्चन था cos थीटा माइनस अल्फा बराबर ए cos थीटा माइनस बीटा बराबर बी। तो उसने पूछा था cos अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा। मैं यहाँ पे प्रॉपर डेट मेंशन कर रहा हूँ ताकि आज जिसको टैली कराना होगा वो टैली करा सकता है। तो इसने क्वेश्चन पूछा था cos थीटा माइनस अल्फा बराबर ए cos थीटा माइनस बीटा बराबर बी। तो उसने पूछा था cos अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा। तो हल करते हैं इसको भी। तो आप इसको यहाँ पे ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और दोनों को घटा दीजिए। जब आप इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा माइनस अल्फा। और पूछा है उसने cos, तो इस cos लगा देंगे, यहाँ भी लगा देंगे। और ये फार्मूला से बन गया। तो क्या होता है फार्मूला, cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B। इसको भी ऐसे लिख देंगे cos थीटा माइनस बीटा cos थीटा माइनस अल्फा प्लस साइन थीटा माइनस बीटा साइन थीटा माइनस अल्फा। थोड़ा हल करेंगे इसको तो आप पाएंगे कि थीटा से थीटा कट जाएगा और ये निकल के आएगा cos अल्फा माइनस बीटा। और यहाँ पे देखेंगे कि cos थीटा माइनस बीटा का मान दे रखा है b, और मैंने आपको एक ट्रिपलेट लिखाया था अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर b1। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, यह हाइपोटेनियस था। तो यहाँ पे b, यहाँ पे cos दे रखा है, cos मतलब होता है b/h, यानी कि b में दे रखा है b और h में दे रखा है 1।
तो यहाँ साइन का पी आ जाएगा, यानी कि साइन का मतलब होता है पी अपन एच, तो साइन का पी आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपन एच आ जाएगा 1। सेम इसी प्रकार कॉस थीटा माइनस अल्फा का मान दे रखा है ए, तो आप ऐसे ही हल करेंगे तो इसका भी हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर 1 बटा में 1। तो यदि आपको इतना समझ में आ गया तो आपने इसको भी हल कर लिया। कैसे? तो इसको थोड़ा सजा कर लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर ए इंटू बी प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। ये आपका हल हो गया और एनडीए ने यही ऑप्शन दे रखे थे, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास और ये दोनों सवाल आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।